सभी को नमस्कार। आज हम भू आकृति विज्ञान या जिसे हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, ये एक तरह की वैज्ञानिक जासूसी है जो हमें हमारी धरती के बिल्कुल कोर से लेकर इसकी सतह तक ले जाएगी। हम उन शक्तियों का पता लगाएंगे जो हमारे इस ग्रह को असल में आकार देती हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर हम एक ऐसी दुनिया का नक्शा कैसे बना सकते हैं जिसे हम देख ही नहीं सकते। मतलब पृथ्वी के अंदर क्या चल रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को खड़ा करती हैं, गहरी खाइयां बनाती हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो कुछ भी हम अपनी आंखों से सतह पर देखते हैं ना, वो असल में एक तरह का छलावा है। ये जो पहाड़ और घाटियां हैं, ये सिर्फ सतह पर बने निशान नहीं हैं। असल में ये पृथ्वी के अंदर काम कर रही जबरदस्त ताकतों का एक बाहरी नतीजा है, उनका एग्जॉस्ट है। तो अगर हमें इन शक्तियों को समझना है तो हमें सतह के नीचे तो देखना ही पड़ेगा। तो हमारी इस वैज्ञानिक जासूसी का पहला अध्याय है गहराई से आती गूंज। यहीं पर हम पृथ्वी के अंदर के पहले सुराग ढूंढना शुरू करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई जासूस किसी बड़े केस को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे क्लूज इकट्ठा करता है। तो सवाल यह है कि हम सबूत इकट्ठा कैसे करते हैं। हमारे पास आप कह सकते हैं दो तरह के सोर्स हैं। एक तो है डायरेक्ट सोर्स, जैसे माइनिंग या ज्वालामुखी। इनसे हमें सीधी जानकारी मिलती है, पर इनकी पहुंच बहुत बहुत ही लिमिटेड है। सोचिए, दुनिया की सबसे गहरी खान भी धरती के रेडियस के मुकाबले एक खरोंच जैसी है। इसीलिए इनडायरेक्ट सोर्स हमारी जांच की असली चाबी हैं, जैसे कि उल्कापिंड या ग्रेविटेशनल एनॉमलीज, मतलब धरती की ग्रेविटी में होने वाले छोटे छोटे बदलाव। और इन सब में सबसे जरूरी भूकंपीय तरंगे। यही हमें धरती के अंदर की सबसे साफ तस्वीर देती हैं। और हाँ, इन इनडायरेक्ट सोर्स में भी जो सबसे पावरफुल टूल है वो है सीस्मिक वेव्स, यानी भूकंपीय तरंगे। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ये पूरे प्लैनेट का एक अल्ट्रासाउंड हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए साउंड वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जियोलॉजिस्ट भूकंप से पैदा हुई इन तरंगों का इस्तेमाल धरती के आर पार देखने के लिए करते हैं। अब यहां बात दिलचस्प हो जाती है। ये सारी तरंगे एक जैसी नहीं होती। दो मेन टाइप्स हैं, पी वेव्स यानी प्राइमरी और एस वेव्स यानी सेकेंडरी। पी वेव्स बहुत तेज होती हैं और ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से गुजर सकती हैं। लेकिन एस वेव्स जो थोड़ी स्लो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से गुजर सकती हैं। और ये एक छोटा सा फर्क, बस यही फर्क आगे चलकर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की वजह बना। तो चलिए अब उस आहा मोमेंट पर आते हैं। वो पल जब इन्हीं सीस्मिक वेव्स के सुरागों ने साइंटिस्ट्स को धरती की परतों का पहला असली नक्शा बनाने में मदद की। ये वो मोमेंट था जब सारी पजल के टुकड़े अपनी अपनी जगह पर फिट हो गए। और ये रहा वो सबसे बड़ा सबूत। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में एस वेव्स पहुंच ही नहीं रही थीं, वो गायब हो जा रही थीं। इस एरिया को नाम दिया गया एस वेव शैडो जोन। अब याद कीजिए, हमने क्या बात की थी? एस वेव्स लिक्विड से पास नहीं हो सकती। इसका मतलब तो एक ही हो सकता था कि पृथ्वी का बाहरी कोर लिक्विड है। ये एक कमाल की खोज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो सीज़मिक वेव्स की मदद से हमें ये ब्लूप्रिंट मिला। हमारी धरती एक प्याज की तरह है जिसमें कई परतें हैं। सबसे ऊपर एक पतली सी पपड़ी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मोटा मैंटल, फिर आता है पिघला हुआ लिक्विड आउटर कोर और सबसे अंदर जबरदस्त प्रेशर की वजह से एक सॉलिड इनर कोर। यहां एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्रस्ट और मेंटल का जो ऊपर का सख्त ठोस हिस्सा है, उसे मिला के हम कहते हैं लिथोस्फीयर, और इसके ठीक नीचे है एस्थेनोस्फीयर। ये एक सेमी मोल्टन, मतलब आधी पिघली हुई प्लास्टिक जैसी लेयर है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यह सख्त लिथोस्फीयर इसी नरम एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, आप कह सकते हैं, तैर रहा है। ये आइडिया प्लेट्स की मूवमेंट को समझने के लिए सबसे जरूरी है। तो अब तक हमने धरती की अंदर की बनावट को समझा, एक तरह से एक स्टैटिक मॉडल को। पर अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जो बताता है कि हमारी धरती की सतह रुकी हुई नहीं है। ये लगातार हिल रही है, मूव कर रही है, जैसे कोई जिंदा चीज हो। ये कहानी शुरू होती है 1912 में एल्फ्रेड वैगनर के साथ। उन्होंने एक बहुत ही रैडिकल आइडिया दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। उन्होंने सबूत दिखाए, जैसे कि अलग अलग महाद्वीपों पर मिले एक जैसे फॉसिल्स और कैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक जिगसॉ पजल की तरफ फिट होते हैं। लेकिन उनकी थ्योरी को किसी ने नहीं माना। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये नहीं बता पाए कि आखिर इतनी बड़ी बड़ी जमीनों को हिलाने वाली ताकत आएगी कहां से। और फिर कई साल बाद
1930 में आर्थर होम्स ने उस लापता इंजन का पता लगाया। उन्होंने बताया कि यह ताकत मेंटल के अंदर से आती है। मेंटल के अंदर कन्वेक्शन करंट्स है, मतलब गर्म लावा ऊपर उठता है, फैलता है, ठंडा होकर वापस नीचे जाता है। ये एक लगातार चलने वाली कन्वेयर बेल्ट की तरह है, और यही कन्वेयर बेल्ट अपने ऊपर तैर रही प्लेट्स को अपने साथ साथ घसीटती है। वैगनर की पहेली का जो टुकड़ा खोया हुआ था वो अब मिल गया था। और फिर आया वो सबूत जिसने इस थ्योरी पर पक्की मोहर लगा दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। पता चला कि समुंदर के बीच में जो पहाड़ियां हैं, जिन्हें मिड ओशियानिक रिज कहते हैं, वहां से लगातार नया लावा निकल रहा है। ये लावा नई जमीन बनाता है और पुरानी जमीन को दोनों तरफ धकेलता है। और सबसे कमाल की बात, जब ये लावा ठंडा होकर चट्टान बनता है तो उसमें मौजूद मैग्नेटिक मिनरल्स उस वक्त के पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में जम जाते हैं। इससे रिज के दोनों तरफ एक जैसे सिमेट्रिकल बारकोड जैसे पैटर्न बन गए। ये एक ऐसा सबूत था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी का ये इंजन असल में काम कैसे करता है और ये हमारी दुनिया को आज इसी पल कैसे बदल रहा है। अब सारी कहानी एक साथ जुड़ने वाली है और ये सब हमें लेकर आता है जियोलॉजी की सबसे बड़ी थ्योरी पर, प्लेट टेक्टोनिक्स, जो 1967 में सामने आई। ये थ्योरी कहती है कि हमारा लिथोस्फीयर करीब 7 बड़ी बड़ी प्लेटों में टूटा हुआ है। ये प्लेट्स उसी सेमी लिक्विड एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं। और सबसे जरूरी बात, दुनिया की लगभग 99% जियोलॉजिकल एक्टिविटी, चाहे वो भूकंप हो, ज्वालामुखी हो या पहाड़ों का बनना, वो सब इन्हीं प्लेटों के किनारों पर यानी बाउंड्रीज पर होता है। ये प्लेट बाउंड्रीज 3 तरह की होती हैं। पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं और नई जमीन बनती है। दूसरी है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेट्स आपस में टकराती हैं, जिससे ऊंचे पहाड़ और ज्वालामुखी बनते हैं। और तीसरी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां प्लेट्स एक दूसरे के बगल से रगड़ती हुई निकलती हैं और इसी वजह से खतरनाक भूकंप आते हैं। अब जरा कन्वर्जेंट बाउंड्री को थोड़ा और समझते हैं। यहां 2 केस बनते हैं। पहला, जब एक भारी ओशनिक प्लेट एक हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो भारी वाली प्लेट नीचे चली जाती है, पिघल जाती है और एंडीज जैसे ज्वालामुखी पहाड़ बनाती है। लेकिन दूसरा केस, जब 2 एक जैसी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो कोई भी नीचे नहीं जाती, बल्कि दोनों ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बनाती हैं, जहां ज्वालामुखी नहीं होते। ज्वालामुखी की बात चली है तो ये भी जान लें कि सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते। सारा खेल मैग्मा की केमिस्ट्री का है। अगर मैग्मा में सिलिका ज्यादा है तो वो बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होगा। इसमें गैसें फंस जाती हैं और फिर एक जोरदार विस्फोटक धमाका होता है, जिससे ऊंचे नोकीले पहाड़ बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर सिलिका कम है तो मैग्मा पतला होता है, आराम से बहता है और इससे शांत विस्फोट होते हैं, जो दक्कन के पठार जैसे विशाल पठार बनाते हैं। और ये सारी प्रक्रियाएं हमें एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट पर लाती हैं, रॉक साइकिल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारी धरती की जो पपड़ी है वो परमानेंट नहीं है, ये लगातार रिसाइकिल हो रही है। पिघलने, टूटने और दबाव से चट्टानें अपना रूप बदलती रहती हैं। लावा से बनी चट्टान टूटकर अवसादी बन सकती है, अवसादी चट्टान दबाव से रूपांतरित हो सकती है और रूपांतरित चट्टान वापस पिघलकर लावा बन सकती है। ये हमारे ग्रह के कभी न रुकने वाले डायनामिक नेचर का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि हमारी पृथ्वी की सतह पर लगातार कुछ बन रहा है और कुछ मिट रहा है। ये एक जिंदा ग्रह है जो हमेशा बदलता रहता है। तो मैं आप सबको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो आज से 200 मिलियन साल यानी 20 करोड़ साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी? क्या पता तब सारे महाद्वीप एक बार फिर